क्या आपने कभी सोचा है मानव विचार यांत्रिक और मशीनी होने के बावजूद भी खुद को मैकेनिकल या मशीनी क्यों नहीं समझता, बल्कि वह एक समानांतर और पैरेलल दुनिया खड़ी कर देता है और हम सारा जीवन उसी विचारों की दुनिया में बिता देते हैं, जबकि विचार तो स्वयं मैकेनिकल है, मशीन की तरह काम करते हैं। जैसा कि भगवत गीता में कहा है, प्रकृतय क्रियामणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। सभी काम प्रकृति के गुणों से होते हैं, लेकिन मानव समझता है कि मैं करता हूं। दोस्तों, विचार क्यों अपने मशीनी नेचर को नहीं समझता? इस प्रश्न की गहराई में उतरने के लिए और इसके उत्तर की गहराई में उतरने के लिए वीडियो को पूरा देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सबका। दोस्तों, पिछले वीडियो को हमने अंत किया था एक प्रश्न के साथ कि क्या हो कि थॉट को ये समझ आए कि वो मैकेनिकल है। दोस्तों, इस चर्चा में हम इस बात पर विचार करते हैं, क्या थॉट ये समझ सकता है कि वो मैकेनिकल है, वो यांत्रिक है, वो एक यंत्र की तरह काम करता है। तो दोस्तों, जब हम इस बात पे विचार करते हैं तो हमें थोड़ा जो एग्जिस्टिंग साइंस का नोशन है ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में, उससे थोड़ी मदद मिल सकती है। दोस्तों, ब्रेन के फंक्शनिंग के बारे में एक टर्म यूज होता है, न्यूरोप्लास्टिसिटी उसे कहते हैं। तो हमारे ब्रेन में जो है बहुत सारे न्यूरॉन्स हैं। इन न्यूरॉन्स की संख्या बताई जाती है विज्ञान के हिसाब से 86 बिलियन है। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, तो 86 या 86 करोड़ न्यूरॉन सिर्फ इस छोटे से मस्तिष्क में। और ये न्यूरॉन आपस में इंटरैक्ट करते हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को कोई संदेश भेजता है, वैसे ही जो इंफॉर्मेशन है वो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को भेजती है। तो ये जो पूरे न्यूरॉन्स का कनेक्शन है, ये एक नेटवर्क है। तो दोस्तों, अगर हम नेटवर्क की बात करें तो आप देख सकते हैं, जैसे आप किसी भी नेट की बात करें, चाहे वो आपका जो टेनिस का नेट है, आपका बैडमिंटन का नेट है, आप देखते हैं उसमें रस्सियां बंधी होती हैं और एक रस्सी दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो वो पूरा एक नेटवर्क बनाती है। तो ये 8600 करोड़ न्यूरॉन्स, तो 1 बिलियन में 100 करोड़, 8600 करोड़ न्यूरॉन्स एक दूसरे से इंटरैक्ट करते हैं। आप मस्तिष्क की जटिलता को अप्रिशिएट कर सकते हैं इन फिगर्स से, और ये मॉडर्न साइंस के फिगर्स हैं। तो ये जो 8600 करोड़ न्यूरॉन्स हैं, इनका जो आपस में कनेक्शन है, वो कनेक्शन बनकर आता है 100 ट्रिलियन। इन न्यूरॉन के बीच का कनेक्शन 100 ट्रिलियन का है। और अगर इस नंबर का अनुमान लगाना चाहें तो 1 ट्रिलियन में 1000 अरब होते हैं। 1 अरब में 100 करोड़, तो 1000 अरब में आप समझ सकते हैं कितने सारे करोड़ हुए। तो दोस्तों, ये कितना कॉम्प्लेक्स है हमारे ब्रेन का मैकेनिज्म, ये इस बात से पता चलता है कि 86 बिलियन न्यूरॉन्स, उनके बीच में 100 ट्रिलियन कनेक्टिविटी। और ये कनेक्टिविटी क्या है दोस्तों? ये न्यूरॉन्स के बीच का जो मैसेजिंग है, जो मैसेज फ्लो है, जो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को जो संदेश भेजता है, वो इनके बीच में एक बहुत ही सूक्ष्म सा गैप है जिसको स्नैप्स कहते हैं, उनसे वो मैसेज भेजता है। तो अगर हम कोई भी नई स्किल सीखते हैं, उदाहरण के लिए हम पाते हैं कि अगर हम कोई भी नया स्किल सीखते हैं तो पहले उसमें हमें थोड़ी मेहनत करनी होती है, और फिर उसके बाद हम उसमें एक्सपर्ट हो जाते हैं और वो स्वाभाविक रूप से होने लगता है। जैसे अगर आप पियानो नहीं बजाना जानते तो आप उसकी ट्रेनिंग लेते हैं। उस समय उंगली को सही सही जगह पर रखना, कौन से बटन को कब दबाना है, यही बड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन बाद में ये बड़ा सहज हो जाता है। यही बात किसी और काम के साथ भी होती है। तो अगर इसको हम साइंटिफिकली समझें तो कोई भी जब हम नया स्किल सीखते हैं तो न्यूरॉन एक पाथ बनाता है
दो न्यूरॉन या जितने भी जो भी कनेक्शन है, अब ये कितने न्यूरॉन आपस में कनेक्ट होते हैं बड़ी ही जटिल चीज़ है। इसका विज्ञान बड़ा जटिल है और बहुत ही नेसेंट है, बहुत ही इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पता लोगों को। तो अगर हम ऐसे समझें कि अगर मैं किसी घास भरे रास्ते से जा रहा हूँ जिसमें बहुत सारी घास बनी है और बहुत जंगल का रास्ता है, तो मैं एक मार्ग से दूसरे मार्ग तक जब पहली बार जाऊंगा तो शायद मुझे रास्ते का सही अंदाज ना हो, लेकिन उस रास्ते पर जब मैं बार बार चलूं तो कहीं ना कहीं वो रास्ता चिन्हित हो जाता है और मैं ये समझ जाता हूं कि भले ही ये रास्ता बहुत ही जंगल झाड़ियों से भरा है, बहुत ही ज्यादा घास से भरा है, फिर भी मेरे पद चिन्ह उस पर पड़ जाते हैं, मेरे फुटप्रिंट्स उस पर पड़ जाते हैं। और ये कब होता है? जब मैं बार बार करता हूँ। बार बार करने से वो फुटप्रिंट्स पड़ गए और वो रास्ता क्लियर हो जाता है। तो दोस्तों, न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्टिविटी है वो भी कुछ ऐसा ही है। जब पहली बार हम कोई चीज सीखते हैं तो न्यूरॉन्स अपने आप में वो कनेक्टिविटी बनाते हैं, तो पहली बार वो कनेक्टिविटी बहुत क्लियर नहीं होती। और जैसे जैसे आप स्किल सीखते हैं और जैसे जैसे उसमें एक्सपर्टीज का लेवल बढ़ता है, तो ये जो पाथ है, ये पाथ ज्यादा क्लियर होते जाता है। न्यूरॉन को पता चलता है उसे किस न्यूरॉन तक कौन सा मैसेज पहुंचाना है, और जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे ये न्यूरॉन के लिए वो पाथ क्लियर हो जाता है। जैसे कि हमारे उदाहरण में जंगल से जाने वाला वो पाथ मेरे लिए क्लियर हो गया, तो न्यूरॉन के लिए वो पाथ क्लियर हो जाता है। और न्यूरॉन के लिए जब वो पाथ क्लियर हो गया तो वो लगभग हमारी मेमोरी में आ जाता है और हम बड़ी सहजता से उसे कर लेते हैं, क्योंकि न्यूरॉन को एग्जैक्टली पता है उसे किस न्यूरॉन से इंटरेक्ट करना है। लेकिन शुरू में वो पाथ क्लियर नहीं होता, शुरू में न्यूरॉन को वो कनेक्शन बनाना पड़ता है। और दोस्तों, ये चीज कई बार ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोगों की बोलने की क्षमता चली जाती है। तो जैसे कि जो बोलने की क्षमता है वो किसी न्यूरल कनेक्शन की वजह से है। और दोस्तों, यहाँ पे एक चीज का भेद करना जरूरी है। अभी तक हमने बात की कोई नए स्किल सीखने की, लेकिन बात किसी नए स्किल सीखने की नहीं है। बहुत सारी चीजें हैं जो हम स्वाभाविक रूप से जानते हैं, जैसे भूख का अनुभव तो हम स्वाभाविक रूप से करते हैं। जो बच्चा पैदा होता है वो भी ब्रेन के साथ पैदा होता है, तो कुछ प्री डिफाइंड पाथवेज तो जरूर होते होंगे, क्योंकि कुछ नेचुरल चीजें हैं जो पैदा होते के साथ एक शिशु भी करता है। और जो बोलने की जो ट्रेनिंग है और हम अब सहजता से बोल लेते हैं, तो ये चीजें ट्रेनिंग के जरिए न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी को स्टैब्लिश कर लेती हैं। लेकिन बहुत सारी चीजों के लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं होती, वो स्वाभाविक होती है। भूख लगना, प्यास लगना, ये स्वाभाविक होती है, तो वो भी किसी न किसी न्यूरल पाथवे से आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं उस केस में जो हमारी स्वाभाविक प्रतिक्रियाएं हैं जो एक शिशु को भी होती हैं, वो कहीं ना कहीं बहुत पुरानी स्मृति से जुड़ी हुई है, जिसमें हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स को पता है कि उससे किस न्यूरॉन से इंटरेक्ट करना है भूख का सेंसेशन पैदा करने के लिए, प्यास का सेंसेशन पैदा करने के लिए। तो एक तो चीज है कि हम नई चीजें सीख के नया कनेक्शन बना सकते हैं, और दूसरी बात है कि बहुत सारे कनेक्शंस ऐसे हैं जिसमें हमारी कोई लर्निंग, कोई ट्रेनिंग इन्वॉल्व नहीं होती, वो स्वाभाविक रूप से हमारे अंदर होते हैं। तो वो नेचुरली न्यूरॉन्स को पता है कि उनको किस न्यूरॉन से इंटरेक्ट करना है। लेकिन जो हम नई चीजें सीख रहे हैं उसमें नए पाथवे बनते हैं, नए मार्ग बनते हैं न्यूरॉन्स के बीच में। उसी तरह जो मैं बात कह रहा था कि ऐसा देखा गया है कि कुछ लोगों की बोलने की क्षमता चली गई लेकिन वो वापस से सीख गए। तो ऐसी थेरेपी होती है जो उन्हें वापस से बोलने की क्षमता कुछ हद तक ले आती है। ये तक संभव है। तो हमारी ब्रेन की कैपेसिटी आप देखिए दोस्तों, कि जो स्टैब्लिश कनेक्शन था न्यूरॉन्स के बीच में, जो स्टैब्लिश पाथवे था, जैसे कि मार्ग क्लियर था, एक न्यूरॉन को पता था उसे किस न्यूरॉन से इंटरेक्ट करना है, जो उसी वजह से हम बोल पा रहे थे। लेकिन जब उस पाथ में कोई किसी एक्सीडेंट की वजह से या किसी भी अनहोनी की वजह से वो पाथवे अगर ब्रेक हो गया, तो फिर वो न्यूरॉन को पता ही नहीं कि उसे किधर जाना है। तो इसलिए वो स्पीच की डिसेबिलिटी आ गई। लेकिन बार बार ट्रेन करके, तरह तरह की थेरेपी देके, वो जो न्यूरॉन है वो नया पाथवे खोज सकता है। ये भी संभावना है, क्योंकि हमने देखा कि इन 86 बिलियन न्यूरॉन्स के बीच में वर्तमान में जो साइंटिस्ट कहते हैं 100 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं। तो वो नया पाथवे बना सकता है। जिस मार्ग पर वो चल रहा था उस मार्ग से बिल्कुल ही नया मार्ग वो खोज सकता है, और फिर कुछ चमत्कार जैसा भी हो सकता है, जैसे कि किसी के बोलने की क्षमता चली गई, वो वापस आ सकती है।
तो दोस्तों ये विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है कि हमारे जो भी सोच विचार हैं हमारे वर्तमान जीवन काल में वो तो बहुत ही लिमिटेड हैं, और अगर हम लिखते बैठें कि किस किस तरह की भावनाएं हमारे पास आती हैं तो मुझे नहीं लगता कि हम 10 से 20 से ज़्यादा तरह की भावनाएं बता सकते हैं। हम सुख, दुख, पीड़ा, अलग एक ही भावना के अलग अलग नाम देते हैं, प्रेम, ईर्ष्या, घृणा, तरह तरह से हम अलग अलग शब्द देते हैं, लेकिन भावनाएं एक ही हैं। और हम सब ये बात कर चुके हैं और जानते भी हैं ये भावनाएं, ये फीलिंग्स इस लाइफ टाइम में विकसित होती हैं, मतलब सिचुएशन के हिसाब से विकसित होती हैं। और वो कैसे होता है? यही न्यूरल एक्टिविटी है, यही न्यूरॉन्स के बीच का पाथवे है। हम कंडीशन के हिसाब से हमारा न्यूरॉन जो है ब्रेन का वो नया नया पाथवे बनाता रहता है। तो क्रोध आने के लिए एक पर्टिकुलर पाथवे है, और अगर हम बार बार क्रोध करेंगे तो वो जो न्यूरल एक्टिविटी है वो स्टैब्लिश हो जाएगी, तो वो हमें क्रोधी स्वभाव का बना देगी। जैसा कि हमने देखा कि जब हमारे ब्रेन के न्यूरॉन्स एक पाथ पकड़ लेते हैं तो उसको वो बड़े स्वाभाविक रूप से करते हैं। तो जैसे कि कोई नई स्किल जब हम सीखते हैं तो शुरू में दिक्कत होती है, लेकिन बाद में वो स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि न्यूरॉन्स के बीच के कनेक्शन का जो पाथ है, जो मार्ग है, वो बहुत क्लियर हो गया। जैसे कि हमने उदाहरण भी दिया, हम जब जंगल में चलते हैं तो पहली बार दिक्कत हुआ, लेकिन जब वो पाथ क्लियर हो गया कि हमें इस रास्ते से जाना है तो हम बड़ी सहजता से जा सकते हैं। तो उसी तरह का जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच में बड़ी आसानी से बन जाता है। तो यही चीज किसी नई स्किल के साथ भी हो सकता है, और यही चीज किसी बुरी आदत के साथ भी हो सकता है। अगर स्वाभाविक रूप से मैं क्रोधित हूं, हो सकता है ये मुझे मेरे डीएनए से मिला हो, क्रोध का स्वभाव। जैसे कि हम कहते हैं ना कि जैसे माँ बाप होते हैं उनके गुण तो आ ही जाते हैं बच्चों में, तो कुछ दुर्गुण अगर मुझे मेरे जनरेशन से प्राप्त हुए हैं थ्रू डीएनए, तो वो मेमोरी पहले से है मेरे न्यूरॉन्स में और वो कनेक्टिविटी पहले से स्टैब्लिश है। लेकिन अगर मैं उसको रीइंफोर्स करूंगा, उसको और ताकत दूंगा, तो वो बड़ी सहजता से उस ताकत को ग्रहण कर लेगी। तो मुझे बात बात पे क्रोध आएगा, क्योंकि वो जो पाथ है न्यूरॉन के कनेक्टिविटी के बीच का जो पाथ है वो बड़ा स्पष्ट है। उसे पता है कि ये होगी तो मुझे ये हार्मोन सिक्रेट करना है और उससे मैं क्रोध में आ जाऊंगा। तो अब इसको मैं कैसे काबू कर सकता हूं? जैसा कि हमने बात किया, अवेयरनेस का एक्शन लाके। और ये अवेयरनेस मुझे उतनी बार लाना होगा जितनी बार मुझे क्रोध आए। और ये तो हम क्रोध का सिर्फ उदाहरण ले रहे हैं। किसी भी जो नकारात्मक भावना है जिससे हम दूर जाना चाहते हैं, उसमें यही चीज है कि हमें अवेयरनेस लानी है। तो जैसे ही वो जो कनेक्शन है न्यूरॉन्स के बीच का वो एक्टिवेट हो रहा है, हम वैसे ही ये अवेयरनेस लाते हैं, क्या मैं सही कह रहा हूँ, कर रहा हूँ। तो उस केस में जो न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है वो थोड़ा कमजोर होगा नकारात्मक भावनाओं के दृष्टिकोण से, तो वो कोई नया पाथ खोजना चाहेगा। तो जैसा कि हमने कहा कि ये जो ब्रेन के न्यूरॉन्स है, ये नया पाथ, नया मार्ग भी बड़ी आसानी से खोज लेते हैं। तो इसीलिए अगर मेहनत किया जाए तो हम नई तरह की आदतें भी डेवलप कर सकते हैं। हम क्रोध को पूरी तरह त्याग सकते हैं, और हम जो दूसरी तरह की ईर्ष्या की भावना है या दुख की भावना है, वो हम अवेयरनेस के साथ कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि हमारे ब्रेन का स्ट्रक्चर ऐसा है, जो हमारा न्यूरल एक्टिविटी है, न्यूरॉन्स के बीच का जो कनेक्शन है, वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक निश्चित मार्ग पर ही चलता है, वो अपने लिए एक नया मार्ग भी खोज सकता है अगर उसे ट्रेन किया जाए। तो दोस्तों, आज न्यूरोप्लास्टिसिटी की साइंस हमें यह बताती है कि हम नए आदत बना सकते हैं, अपने जीवन को हम बदल सकते हैं और अपने ब्रेन को ट्रेन कर सकते हैं अच्छी आदतों के लिए। तो दोस्तों, ये बात तो साइंटिफिकली भी प्रूवन है, और शायद इसी बेसिस पे बहुत सारी माइंडफुलनेस टेक्निक्स और बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं जो बहुत शायद पैसे लेकर आपको इन चीजों पे ट्रेन भी कर दें। बेसिकली उनका साइंटिफिक बेसिस यही है, ये न्यूरोप्लास्टिसिटी है। लेकिन दोस्तों, इस कॉन्सेप्ट को समझने के बाद हम थोड़ा इससे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि जैसा कि हमने कहा, हम यहां पर सत्य की इंक्वायरी कर रहे हैं। ये चीजें जो अभी तक हमने बात की, दैनिक जीवन को व्यवस्थित करने के लिए बहुत उपयोगी हैं, और इनका इस्तेमाल हम जरूर कर सकते हैं और जरूर करें भी। लेकिन अगर हम इसके आगे की बात करें तो हम किसी एक थॉट की तो बात नहीं कर रहे हैं, जैसे क्रोध के थॉट या ईर्ष्या के थॉट। ये जो करोड़ों तरह की फीलिंग्स है, जिसको हम शायद 20-10 शब्द दे दें, लेकिन ये जो फीलिंग्स हैं, ये इतने तरह की फीलिंग्स हैं कि अब हर एक तरह की फीलिंग पे अवेयरनेस लाकर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते।
चलो अगर हम एक पल के लिए मान भी लें कि जितने तरह की फीलिंग्स मैंने अभी के लाइफ टाइम में, प्रेजेंट लाइफ में मैंने जनरेट की है, मैं बहुत मेहनत किया, अवेयरनेस ला लाकर मैंने हर तरह की फीलिंग को कंट्रोल कर दिया। कैसे कंट्रोल किया? अवेयरनेस लाके और न्यूरॉन्स के बीच की कनेक्टिविटी को तोड़कर, और उस न्यूरॉन ने नया पाथ खोज लिया। तो इसी को हम हैबिट फॉर्मेशन कहते हैं। जैसे बहुत लोग कहते हैं कि पॉजिटिव आदत लो, पॉजिटिव हैबिट अपनाओ, तो बेसिकली वो जो न्यूरॉन के बीच का जो मार्ग है, जो पाथ है, उसको रीडिफाइन कर रहे हैं। तो ब्रेन के स्ट्रक्चर को रीवायर कर रहे हैं, बेसिकली नेटवर्क को रीवायर कर रहे हैं। न्यूरॉन के बीच का जो कनेक्शन है उसमें नया पाथ खोज रहे हैं और हम अच्छे हैबिट बना रहे हैं। लेकिन दोस्तों, क्या ये प्रोसेस कंप्लीट है? हम हो सकता है 10 में से 5 बुरे आदत छोड़कर 5 अच्छे आदत बना लें, लेकिन क्या ये आदत भी अपने आप में विचार नहीं? ये भी अपने आप में हुआ क्या है कि न्यूरॉन के बीच की जो पाथ था, वो करंट पाथ बदल गया, न्यूरॉन ने एक नया पाथ खोज लिया। तो बस अगर हम इसे टेक्निकली या साइंटिफिकली देखें तो एक नया पाथ मिल गया न्यूरॉन को। भले ही हमारे जीवन में उससे बड़ी पॉजिटिव एनर्जी आई, पॉजिटिव वाइब्स आए, लेकिन टेक्निकली न्यूरॉन्स को एक नया पाथवे मिल गया है। और ये तो सिर्फ उन भावनाओं के लिए जिनके लिए हम सचेत हैं। हम क्रोध, ईर्ष्या, इन तरह की भावनाओं के लिए शायद सचेत हैं, तो हम उन पे काम कर भी सकते हैं। लेकिन बहुत सारी लिमिटेशंस तो हमारी मेमोरी में है। अहम का भाव, अहंकार का भाव, ये तो हमारी बॉडी में है। एक बच्चे को आप खिलौना दें, एक शिशु को, और फिर लें तो वो रोने लगता है। तो इसका तो हम कुछ भी नहीं कर सकते। इसकी ट्रेनिंग कैसे हम दे सकते हैं कि नहीं, अहम भाव भी थॉट का क्रिएशन है? ये तो हम लॉजिकली डिड्यूस कर सकते हैं, लेकिन ये तो हमारी बॉडी मेमोरी में है, ये हमारी अचेतन मेमोरी में है, तो इसे तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हम बात क्या कह रहे हैं कि अवेयरनेस की मदद से हम थॉट के कुछ पार्ट के मैकेनिकल नेचर को समझ सकते हैं, लेकिन ऑन द होल पूरे थॉट के मैकेनिकल नेचर को थॉट नहीं समझ सकता। ये साइंटिफिकली भी इम्पॉसिबल है। जैसा कि हमने बताया कि जो करंट साइंस है, जो कि बहुत इवॉल्व नहीं है ब्रेन के मामले में, वो शायद आगे बहुत काम करेगी, पर अभी जो करंट जानकारी है उसी के बेसिस पे 100 ट्रिलियन कनेक्शंस हैं न्यूरॉन के बीच में। और 100 ट्रिलियन का मतलब क्या हुआ? 1 ट्रिलियन में 1000 अरब। तो आप समझ सकते हैं कि कितने सारे कनेक्शंस हैं, और इसमें से कितने सारे कनेक्शंस अवचेतन हैं, जो हमारे बिना इंस्ट्रक्शन के होते हैं। खुद से न्यूरॉन वो पाथ बना लिया है। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को तो खत्म किया ही नहीं जा सकता। थॉट सिर्फ अपने लिमिटेशन को खंडों में शायद देख सके और अवेयरनेस की मदद से उसे कंट्रोल कर सके, लेकिन इस पूरे स्ट्रक्चर को कैसे खत्म करेगा? वो तो संभव ही नहीं उसके लिए। तो जो हमारा मूल प्रश्न था, क्या थॉट, विचार, ये समझ सकता है कि वो यांत्रिक है? तो विचार खुद से तो ये नहीं लगता कि समझ सकता कि वो यांत्रिक है। वो शायद कुछ एक जगह काम कर सकता है, हमारे जीवन में कुछ पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है, और कुछ क्या बहुत पॉजिटिव परिवर्तन आ सकता है। लेकिन हमें इस बात से भी अवेयर रहना है, सचेत रहना है कि हम नेगेटिव हैबिट से जो पॉजिटिव हैबिट में जा रहे हैं, वो भी थॉट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है। हो सकता है उससे हमारे जीवन में काफ़ी सहजता आ रही है, हम जीवन में खुश रह रहे हैं, लेकिन हम कभी ये भ्रम ना पाल लें कि उस हैबिट फॉर्मेशन से हम सत्य तक या ईश्वर तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि एंड ऑफ द डे वो भी हैबिट है। जो हम पॉजिटिव चीजें सीख रहे हैं वो भी एक हैबिट है। दोस्तों, अगर हम उदाहरण लें इस लिमिटेशन को समझने का कि थॉट खुद की मैकेनिकल नेचर को पूरी तरह क्यों नहीं देख सकता, तो यह हमें बहुत अच्छे से हमारे पुराणों में भी दिखता है। जैसे कि एक बहुत ही नेचुरल सा कनेक्शन होता है हमारे परिवार वालों के प्रति। ये शायद कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती। एक माता पुत्र का या पिता पुत्र का या जो परिवार के आपस का जो लगाव होता है, वो ऐसा नहीं है कोई हमें सिखाता है, वो नेचुरली हमारे अंदर होती है। और जैसा कि हमने कहा, साइंटिफिकली शायद हम ये कह सकते हैं कि वो पाथवे न्यूरॉन्स के बीच ऑलरेडी डिफाइंड है। उसमें हमारे प्रेजेंट लाइफ टाइम का कोई योगदान नहीं। हम स्वाभाविक रूप से बड़े अटैच्ड फील करते हैं, जिसे मोह कहा जाता है। तो ये जो मोह का जो फीलिंग है, ये बड़ा ही नेचुरल लगता है, क्योंकि न्यूरॉन का पाथवे डिफाइंड है, उसमें हमारा कोई कंट्रोल ही नहीं। तो इस तरह की चीजों को थॉट से करेक्ट करना बहुत ही मुश्किल है।
भले ही हम अपने कुछ दुर्गुणों को करेक्ट कर लें, लेकिन अगर कोई ये कहे कि भाई मोह माया छोड़ दो, तो ये बस कहने की बात लगती है। हम इसे छोड़ नहीं पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते? क्योंकि ये बहुत ही स्टैब्लिश पैटर्न है, बहुत ही स्टैब्लिश पाथ है न्यूरॉन्स के बीच का। तो ऐसा क्या हो कि ये पूरी मैकेनिकल नेचर समझ आ जाए? हम ये बात कर रहे हैं। और लेकिन इस वीडियो में तो हम ये बात कर रहे हैं कि ये संभव क्यों नहीं है, थॉट का खुद के मैकेनिकल नेचर को देखना। तो दोस्तों, यहां पे महाभारत में जो भगवत गीता का प्रसंग है वो बहुत मुझे प्रासंगिक लगता है, इस द्वंद्व को, इस दुविधा को लाने का। तो भगवत गीता में जब अर्जुन पूरी तैयारी के साथ भगवान कृष्ण को सारथी बनाकर कौरव सेना के सामने खड़े होते हैं, तो वो शंकाओं से घिर जाते हैं। वो जो न्यूरॉन्स का एस्टैब्लिश पाथवे है, शायद वो एक्टिवेट हो गया, वो मोह पैदा हो गया। तो अर्जुन क्या कहते हैं? दृष्टमेवं स्वजनम कृष्ण युयुत्सम समुपस्थितम सीदंती मम गात्राणि मुखम च पशुशस्य परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे में रोमहर्ष च जायते गांडीवं स्रंसते हस्तात्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्य वस्थातुम भ्रमतीव च मे मनः। मैं इसको सीधे हिंदी में भी कह सकता हूं, लेकिन संस्कृत में शायद एक अपनी ऊर्जा है, इसीलिए मैं संस्कृत में भी इसे पढ़ना चाहूंगा। यहां पे अर्जुन कहते हैं, हे कृष्ण, इस युद्ध की इच्छा से उपस्थित अपने स्वजनों को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं। मेरा मुख सूख रहा है, शरीर कांप रहा है, मेरा गांडीव धनुष हाथ से गिर रहा है और त्वचा जल रही है। मैं खड़ा नहीं रह सकता, मेरा मन भ्रमित हो रहा है। और ये अर्जुन जैसे महान योद्धा कह रहे हैं, जिनके पास कितने दिव्यास्त्र हैं, जिनको कितनी कड़ी ट्रेनिंग मिली। और हम जानते हैं कि अर्जुन बस चिड़िया की आंख देखते थे और बस वो आंख देखकर वो निशाना लगाते थे। तो एक ऐसे हाईली ट्रेन्ड इंसान ने जब ये देखा कि भाई मुझे अपने स्वजनों से, अपने भाइयों से, अपने पितामहों से मुझे युद्ध करना पड़ेगा, तो वो शिथिल होने लगा, उसकी बॉडी जवाब देने लगी। और हम जानते हैं दोस्तों इसके आगे क्या हुआ। जो भी महाभारत की या भगवत गीता की कथा से अवगत है, उसके बाद बीच में करीब 700 से ऊपर श्लोक आए। 700 बहुत बड़ी लंबी एक्सप्लेनेशन, बड़ी लंबी वार्तालाप श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच में हुई। तो आप ये पहला डाउट अर्जुन का देखते हैं, जहां ये पहला डाउट एक्सप्रेस करता है। और यही भगवत गीता के अंत तक अर्जुन क्या कहता है। तो मैं सीधे जाता हूं जो लगभग भगवत गीता का अंत है, जहां पे अर्जुन तैयार हो जाता है। वहां पे अर्जुन क्या कहता है। गीता के ये जो श्लोक था वो गीता के प्रारंभिक अध्यायों से था, शायद अध्याय 1 या 2 से। और ये अध्याय 18 आते आते अर्जुन कहता है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा त्वत्प्रसादान मयाच्युत स्थितोस्मि गत संदेह करिष्ये वचनम तव। अर्जुन कहते हैं, हे अच्युत, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मुझे स्मृति और स्वधर्म का ज्ञान प्राप्त हो गया है। अब मैं स्थिर हूं और मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। मैं आपके वचन का पालन करूंगा। तो दोस्तों, ये चैप्टर 1 से चैप्टर 18 के बीच क्या हुआ? ये क्या हुआ? जो स्टैब्लिश पैटर्न था, जो न्यूरॉन्स का स्टैब्लिश पाथवे था, वो ही बदल गया। और शायद टेक्निकली हम कहें तो न्यूरॉन ने नया पाथवे पकड़ लिया और वो मोह की भावना पे अर्जुन विजय पा लेता है। तो ऐसा क्या हुआ इस भगवत गीता के पूरे चैप्टर 1 से चैप्टर 18 के बीच में, जहां पे पूरा ब्रेन का न्यूरल स्ट्रक्चर ही हम देखते हैं बदल गया। तो यहां पे ऐसा नहीं है कि कोई एक हैबिट अर्जुन को बदलनी थी। अर्जुन को अपने डीप रूटेड जो स्टैब्लिश्ड बिलीफ सिस्टम थे, स्टैब्लिश्ड जो मोह की भावना है कि मैं कैसे अपने पितामह पर बाण चलाऊं, मैं कैसे अपने गुरुओं पर बाण चलाऊं, जिनसे मैंने बाण चलाना सीखा उन पर कैसे बाण चलाऊं,
जब इस तरह की फंडामेंटल बिलीफ सिस्टम्स को धराशायी करना हो, पराजित करना हो, तब उसके लिए क्या चाहिए, तब उसके लिए क्या लगता है? दोस्तों, इस चर्चा को अगली वीडियो में आगे बढ़ाते हैं। धन्यवाद।